हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। मेरे सभी साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। तो साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज नंबर 13। ये टेस्ट सीरीज की विशेषता उसी प्रकार है जिस प्रकार मैं बताता हूँ ना आपको कि प्रत्येक यूनिट से मैं क्या करता हूँ, दो दो प्रश्न लेता हूँ। और हमारे 6 यूनिट हैं, और कितने प्रश्न ले रहा हूँ मैं हर एक यूनिट से, यो 2 प्रश्न। साथियों, आज तो मैंने क्रम बदली है, ध्यान रखना। पहले तो मैं क्या करता था, पहले तो मैं आगे पीछे करता था, लेकिन आज तो मैंने जैसे कि पहली यूनिट के 2 प्रश्न लिए, फिर मैंने दूसरी यूनिट के 2 प्रश्न लिए, फिर तीसरी यूनिट के 2 प्रश्न लिए। ऐसे आपको क्रम बता देखने को मिलेगी। साथियों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार आप खुद देख लीजिए इसको। अभी जैसे कि आपके सामने जो आएगा ना ये टेस्ट सीरीज, आप खुद देखोगे कि आपको पहली यूनिट के प्रश्न मिलेंगे, फिर दूसरे के मिलेंगे, फिर तीसरे के मिलेंगे। ऐसे ऐसे करके मैंने 6 यूनिट के आपके सामने प्रश्न लिए हैं। तो चलिए साथियों, मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं, इस लाइन को मैं बता दूं आपको। देखो, अब समय आ गया है खुद को जांचने का। साथियों, हमने मनोविज्ञान बहुत पढ़ ली, अच्छी अच्छी किताबों से पढ़ ली, अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान से पढ़ ली, नोट्स पढ़ लिए, लेकिन जब तक हम टेस्ट सीरीज सोल्व नहीं करते हैं ना, तब तक क्या हम खुद को परख नहीं पाते कि हम पढ़ रहे हैं, हमें कितना याद हो रहा है। तो ध्यान देना, आज मैं लेकर आया हूँ आप 12 जबरदस्त प्रश्न। साथियों, बिल्कुल नए प्रश्न है। ध्यान देना, जबरदस्त प्रश्न ये मैंने इसलिए लिखा, बिल्कुल नए प्रश्न है जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करता हूँ मैं आज का। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए मुझे। प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो पहले तो इसको पढ़ते हैं, फिर इसका उत्तर दे दीजिए मुझे। प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो प्रश्न कहना चाहता है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। मतलब एक बालक है, गर्भावस्था में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है, इसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका आंसर दे दीजिए। सब आंसर दे देंगे इसका, बहुत सिंपल प्रश्न लिया है मैंने। मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरे को सभी मेरे प्यारे प्यारे साथी इसका उत्तर दे देंगे। तो चलिए जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा, बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाता है ना, इसका करेक्ट आंसर जाता है 280 दिन। ऑप्शन नंबर दूसरे को 280 दिन में जो होता है ना, इस 280 दिन को आप महीने में कर, ये तो 280 दिन है। देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, बताओ, दिन लिखा हुआ है। इसको महीने में अगर ऑप्शन आ जाए ना, तो 9 महीने में बालक का क्या हो जाता है साथियों, 9 महीना जो होता है ना, 9 महीने में बालक का क्या हो जाता है, बालक का विकास हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब साथियों, इसकी करते हैं हम व्याख्या। ध्यान देना साथियों, अब तक आपने ऐसी व्याख्या कभी नहीं देखी होगी, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। तो साथियों ध्यान देना, देखो मैं बता दूं आपको, जन्म से लेकर, देखो जन्म से पूर्व वाली अवस्था की बात कर रहा हूँ, मतलब जन्म से पहले वाली अवस्था की। तो साथियों ध्यान देना, जब संभोग की क्रिया की जाती है, संभोग की क्रिया की जाती है ना, तो तब एक युग्म का निर्माण बनता है। मतलब कि अंडाणु और शुक्राणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक युग्म बनाते हैं। इसको बोलते हैं हम जाइगोट नामक एक आकृति बनती है। तो साथियों ध्यान देना, जाइगोट नामक आकृति जो बनती है ना, उसे बोलते हैं बीजावस्था। क्या बोलते हैं साथियों, एक बार फिर से बताओ, बीजावस्था। बीजावस्था जो होती है ना, ये होती है लगभग 0 से लेकर 15 दिन तक। मतलब 0 से लेकर कितने दिन तक, 15 दिन तक। ये आपको किसी किताब में कोई टीचर नहीं बताएगा। ये ध्यान रखना, बीजावस्था की जो अवधि होती है ना, पर्सन डायरेक्ट पूछ लेगा इस बार। ये साथियों ध्यान देना, रीट में आपको काफ़ी समय मिल चुका है। देखो पेपर कैसा आएगा ये हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, काफ़ी जटिल पोर्शन आ सकता है इस बार। तो अगर मान लो प्रश्न पूछ लेता है आपको, बीजा अवस्था जो होती है ना, बीजा अवस्था का काल होता है, तो ये होता है जन्म से ले, मतलब जन्म क्या, 0 दिन से लेकर 15 दिन तक जो होता है ना, गर्भ धारण से, या ये बोल सकते हैं हम जाइगोट बनने से लेकर, यानी 0 से 15 दिन तक, 0 से 15 दिन तक की अवधि मिलेगी साथियों, आपको ध्यान देना, ठीक है ना। इसका ये होता है। फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूं साथियों, अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि साहब अधिकतम गर्भकाल की अवधि कितनी हो सकती है, देखो न्यूनतम तो क्या, सामान्य तो ये होती है। देखो ये कौन सी होती है साथियों, ये होती है सामान्य। अगर अधिकतम पूछ ले तो अधिकतम कितनी होती है, अधिकतम जो होती है ना साथियों, ध्यान देना, अधिकतम होती है 330 दिन। 330 दिन के बाद भी बालक जन्म लेता है। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि साहब आपने सामान्य तो बता दी, ठीक है, सामान्य 280 दिन होती है। सामान्य का मतलब होता है कि अधिकांश बच्चे इसमें पैदा हो जाते हैं 280 दिन में। और मैंने अधिकतम बता दी भी, अधिकतम ये। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या साहब न्यूनतम नहीं बताओगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। तो न्यूनतम जो होती है ना साथियों, न्यूनतम होती है 180 दिन, 7 महीने। 180 दिन को आप महीने में चेंज करोगे तो ये क्या आ जाएंगे, 7 महीने। तो एक बालक जो है ना, न्यूनतम 7 महीने में भी जन्म ले सकता है, अधिकतम वो 330 दिन में जन्म ले सकता है, और सामान्य बालक 280 दिन में जन्म लेता है। तो साथियों मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। ये प्रश्न आपको पूरी उम्मीद है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ और बता दूं साथियों में, ध्यान देना, हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना, बालक की अपेक्षा बालिका का जो गर्भकाल होता है ना, ज़्यादा होता है।
मतलब बालक जो, देखो लड़की और लड़के में क्या अंतर होता है। लड़की जो होती है ना वो लेट पैदा होती है, लड़का क्या होता है जल्दी होता है। लड़की यहाँ पे ध्यान देना, बालक की अपेक्षा बालिका का गर्भकाल ज़्यादा होता है। मतलब लड़की होगी तो वो 280 दिन बाद में होगी, और लड़का होगा तो 280 दिन से पहले पहले हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया है मैंने आपको। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, देखो अगला प्रश्न इसका साथियों ध्यान देना, आप स्क्रीनशॉट लेते हो ना, जैसे कि मान लो आपने इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो ठीक है ना, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना यहाँ पे अगले अगले इसमें मिल जाएगा, या आप करेक्ट आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को रोककर, ठीक है ना। और साथियों ध्यान देना, ये टेस्ट सीरीज जो है ना रोजाना आपको 10 बजे, रोजाना 10 बजे इस चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपको, देखो अगला प्रश्न ये कहना चाहता है कि साहब आप ये बताओ कि एक नवजात शिशु का भार होता है। साथियों नवजात का मतलब होता है जिसने अभी अभी जन्म लिया हो। ध्यान देना, नवजात का मतलब क्या होता है। नवजात का मतलब ये होता है कि जिसने अभी अभी, मतलब कि बहुत अभी आधा घंटे पहले ही जन्म लिया हो, आधा घंटे के अंदर अंतराल में इसने जन्म लिया हो, इसे कहते हैं नवजात शिशु। नवजात जिसने अभी अभी जन्म लिया हो, तो उसका वजन कितना होता है ये आपको बताना है मेरे को जल्दी से। ये ध्यान देना, अब आप सोच रहे होंगे कि सर कोई ज़्यादा कोई कम, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जनरल पूछ रहा है हमसे, सामान्यतः, मतलब कि 100 में से अधिकांश का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, इसका करेक्ट आंसर होगा 7 पाउंड। 7 पाउंड जो होता है ना वो उसका क्या होता है, वजन होता है। तो करेक्ट समझ में आ गया होगा। इसका तो मैं आपकी व्याख्या क्या बताऊँ, ध्यान देना, इसमें व्याख्या यही है कि एक नवजात शिशु जो होता है ना, जिसने अभी अभी जन्म लिया है, उसका वजन तो कितना होता है, भार, यहाँ पे वजन लिखा हुआ भी आ सकता है, देखो वजन, ठीक है ना। तो भार तो कितना होता है, 7 पाउंड। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर लंबाई कितनी होती है, लंबाई नहीं बताओगे क्या। तो क्यों नहीं बताएंगे, लंबाई बिल्कुल बताएंगे आपको। तो ध्यान रखना, लंबाई जो इसकी होती है ना, 20 इंच इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है साथियों, 20 इंच इसकी लंबाई होती है। ध्यान देना, वजन और लंबाई दोनों बालक की अधिक होती हैं बालिका की तुलना में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो आपके सामने अगला प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और इसको मेरे को आप निश्चित तौर पर उत्तर दोगे साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं ऐसे प्रश्न, तो इसका क्या करोगे आप, मेरे को उत्तर दोगे साथियों, ठीक है ना। तो इसका उत्तर देने के लिए सब जने तैयार जाओ। प्रश्न क्या है, प्रश्न पढ़ते हैं पहले। देखो, किशोरावस्था में किशोर किशोरियाँ अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो, ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। साथियों टीवी की जगह यहाँ पे फिल्म भी आ सकता है, फिल्म देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, या वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये विचार है, ये विचार किसने दिया था, मतलब ये किशोरावस्था के बारे में ये किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि किशोरावस्था के जो लोग होते हैं ना, वो फिल्म देखना, या फिर रेडियो सुनना, या फिर फ़ोन पर बात करना, जैसे कि अभी आपने भी देखा होगा कि कोई तो दिन भर फ़ोन पे लगा रहता है। तो ऐसा कौन से मनोवैज्ञानिक बताया, ये बताना है आपको, ठीक है ना साथियों। तो जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ध्यान देना, ये बताया था हमारे विलियम हुड ने। किसने बताया साथियों, विलियम हुड ने बताया था। क्या बताया था इन हुड ने जो बताया था ना, इन हुड ने ये बात बताई थी कि साहब जो किशोरावस्था के लोग होते हैं या किशोरावस्था के बालक बालिकाएं होते हैं, ये क्या करते हैं कि किशोरावस्था में टीवी देखना पसंद करते हैं, ठीक है। अभी स्किनर ने क्या किया था साथियों, तो स्किनर ने जो है ना, स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने क्या किया था, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, देखो अगला प्रश्न पे आ चुका है साथियों। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। साथियों ये प्रश्न मैंने रिपीट इसलिए किया है कि अब तक मैं 12 टेस्ट जो आपको सोल्व करवा चुका हूँ ना, उनमें से आपको कितना याद हो रहा है, ये परखने के लिए, ये जांच करने के लिए मैंने क्या किया, ये प्रश्न रिपीट किया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना ना भूले। थोड़ा चेंज है प्रश्न में, लेकिन प्रश्न आप आराम से उत्तर दे दोगे। तो देखो ध्यान देना, एक परिस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, एक परिस्थिति में हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग कर रहे हैं, तो इससे कहते हैं हम सीखने का स्थानांतरण, या इसको कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। क्या कहते हैं साथियों, इसको सीखने का मतलब अधिगम का स्थानांतरण। ध्यान देना साथियों, अधिगम आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, अधिगम का स्थानांतरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम का स्थानांतरण। ये एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, सामान्य भाषा में हम अधिगम को सीखना कहते हैं। क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखो सामान्य भाषा में हम अधिगम को क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। तो मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न आ चुका है, देखो आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा आप क्या कहना चाहता है, प्रश्न प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास द्वारा किया गया था। साथियों आपको ये बताना है ये सिद्धांत किसने दिया था, TAT जो है ना ये किसने दिया था, ये आपको बताना है TAT किसने दिया था, ठीक है ना। तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि TAT किसने दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई बार रीट में आया हुआ प्रश्न है, सीटेट में आया हुआ प्रश्न है,
और इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ध्यान देना, ये दिया था मुर्रे ने। अच्छा, मुर्रे ने अकेले ने दिया था या और भी इनके साथ में थे? तो इनके साथ में मोर्गन थे। कौन थे साथियों? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो एक नाम लिख रहा हूँ मैं, मोर्गन। कौन थे ये? मोर्गन। मोर्गन क्या थे? इनके साथ में थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो टाट जो है ना, टाट या टाट मतलब कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया था? तो मुर्रे और मोर्ग ने दिया था। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि क्या गुरुजी कब दिया था, ये नहीं बताओगे क्या? तो बिल्कुल बताएंगे। कब दिया था? 1935 में दिया था। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया साथियों कि टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कब दिया गया था? तो ये 1935 ईस्वी में दिया गया। इसको याद कर लेना साथियों आप, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें 31 कार्ड होते हैं साथियों। कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। अब इन्हीं 31 कार्ड में क्या क्या होता है? तो 31 कार्ड में ध्यान देना, एक कार्ड तो होता है सादा, एक कार्ड तो क्या होता है? सादा। और 30 कार्ड होते हैं चित्रित। चित्रित में से ध्यान देना 10 कार्ड तो होते हैं पुरुषों के लिए, 10 कार्ड होते हैं महिला के लिए, 10 कार्ड दोनों के लिए कॉमन होते हैं। अच्छा, ये परीक्षण किन किन बालकों के लिए होता है? तो ये परीक्षण ध्यान देना 14 वर्ष से अधिक बालक, 14 वर्ष जो होता है ना, यहाँ पे लिख दूँ मैं, 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि साहब एक व्यक्ति का परीक्षण के लिए कितने कार्ड होते हैं? देखो सारे प्रश्न मैंने बता दिया आपको। तो एक व्यक्ति के परीक्षण के लिए कम से कम न्यूनतम 21 कार्ड चाहिए साथियों। तो समझ में आ गया? देखो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया था? मुर्रे और मोर्गन ने दिया था। कब दिया था? 1935 में दिया था। कितने कार्ड लिए थे? तो इसने ध्यान देना 31 कार्ड लिए थे। एक कार्ड क्या था? सादा। 30 कार्ड क्या थे? चित्रित थे। कौन से बालकों के लिए होता है? वह बालक जो 14 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 14 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनके लिए परीक्षण होता है। और इसमें एक व्यक्ति के परीक्षण में कितने कार्ड का उपयोग होता है? तो ध्यान देना, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि साहब यहाँ पे तो आप 31 बता रहे हो, लेकिन महिला पुरुष नहीं हो सकती और पुरुष महिला नहीं हो सकता है, मतलब महिला और पुरुष दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पे 21 आ गया, ठीक है ना। तो देखो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों, क्या कहना चाहते हैं? देखो अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, इसका उत्तर दीजिए जल्दी से। ये प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि साथियों आप क्या करोगे, अब इसका उत्तर दे दोगे जल्दी से। तो ये प्रश्न क्या कहना चाहते हैं? देखो प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि साहब रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है, मतलब कि कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है, ये बताना है। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है ना कि गांठ बांध ही लेना और स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना इसका, ठीक है ना। तो क्या कहना चाहते हैं? देखो रॉबर्ट एम गेने एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, इनके अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। ये आपको पता होगा कि रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे बताओ? 8 प्रकार बताए थे। 8 प्रकारों में से उनके नाम मैं बोल रहा हूँ, फिर अभी मिलान करना आप। इन्होंने पहला जो बताया था वो बताया संकेत अधिगम, दूसरा बताया था उद्दीपन अनुक्रिया, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक अधिगम, पांचवा बहुविभेदन अधिगम, छठा प्रत्यय अधिगम, सातवां सिद्धांत अधिगम, आठवां समस्या समाधान अधिगम। तो आपको सब मिल गए होंगे, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, लेकिन इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। इसका कहीं जिक्र हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो ध्यान देना ये किसने दिया था? ये दिया था साथियों, ध्यान देना, अंतर्दृष्टि अधिगम जो है ना, अंतर्दृष्टि अधिगम का मतलब होता है सूझ, और सूझ दिया था गेस्टाल्टवाद ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों। ये बोल रहा है व्यक्तित्व व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। जल्दी से मुझे मेरे को बता दीजिए, ये प्रश्न बिल्कुल यूनिक प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपने कभी नहीं देखा होगा। तो इसका जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, कौन सी अवस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा अधिगम में वृद्धि। अधिगम में वृद्धि हो रही है तो बालक क्या करेगा? नई नई चीज़ों को सीखेगा। नई नई चीज़ों को सीखेगा कैसे? देखो मान लो बालक पहले जो है ना बोलना नहीं जानता था, पहले वो क्या कि मतलब गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करता था। अब उसने क्या कि कुछ सीख लिया, उसको किसने सिखा दिया कि साहब क्या करो, आप किसी को बहुत आदर के साथ बोलो, तो वो क्या आदर के साथ बोलेगा तो उसके व्यक्तित्व में क्या होगा? विकास होगा, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है साहब, इसका उत्तर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब। इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसे है ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब, ठीक है ना। तो क्या कहना चाहते हैं प्रश्न, एक बार देख लेते हैं। देखो 8 वर्ष के, ध्यान देना 8 वर्ष की, कुछ नहीं बोल रहा, 8 वर्ष का है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 8 वर्ष का मतलब होता है साथियों, ये क्या दे रही है? इसकी वास्तविक आयु दे रही है। कितनी है? 8 वर्ष से वास्तविक आयु। और वास्तविक आयु को हम किससे लिखते हैं? तो वास्तविक आयु को लिखते हैं हम CA से। ये हो गई इसकी क्या, यहाँ पे ध्यान देना, ये यहाँ पे लिख दूँ मैं, वास्तविक आयु को हम किससे लिखते हैं? वास्तविक आयु को हम लिखते हैं CA से। ये इसका क्या हो गया? CA हो गया, ठीक है ना। मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो मानसिक आयु को किसे लिखते हैं? मेंटली एज, इससे लिखते हैं, ठीक है ना, ये दे रखी। और उसकी IQ याद करनी है, क्या करनी है? बुद्धि लब्धि मतलब IQ याद करनी है। तो साथ में एक सूत्र होता है IQ बराबर क्या होता है? देखो IQ बराबर होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, CA/MA। ये सूत्र टेट में एक बार सीधा पूछ लिया गया, ठीक है ना साथियों, बटा गुणा 100 करना पड़ता है हमें, ठीक है ना, ये सूत्र होता है।
साथियों ध्यान देना, यहाँ से ये वाला सूत्र है ना, इधर इधर वाला सूत्र, ये वाला सूत्र तो दिया था हमारे, किसने दिया था, तो ये सूत्र जो दिया था साथियों ध्यान देना, ये सूत्र किसने दिया था, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि विलियम स्टर्न जो है ना, विलियम स्टर्न ने ये सूत्र दिया था। कौन सा, ये 100 से गुणा नहीं किया था, ये विलियम स्टर्न ने दिया था। लेकिन ध्यान देना 1900 यानी 12 में तो ये दिया था, 4 वर्ष बाद 1916 में टर्मन ने क्या किया था, इनको 100 से गुणा करके बुद्धि लब्धि ज्ञात की थी। तो साथियों आप मेरे को खुद बताओ कि बताओ हमें सी ए कितना दे रखा है, तो 8 वर्ष दे, अच्छा ऊपर क्या आएगा, नहीं साथियों सूत्र मैंने गलत लिख दिया, देखो ये सूत्र जो है ना यहाँ पे तो आ जाएगा क्या, एम ए, यहाँ पे आ जाएगा सी ए, ठीक है ना, ये सूत्र में थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। नीचे तो आ जाएगा क्या, नीचे आएगा हमारा, ध्यान देना नीचे तो आ जाएगा सी ए, सी ए का मतलब वास्तविक आयु, ऊपर आ जाएगा मेंटल है। तो बताओ ऊपर कितना दे रखा है, ऊपर जो है ना, ऊपर का मतलब होगा एम ए कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। बताओ नीचे कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। गुणा किससे करना है, 100 से करना है। तो बताओ अब मैं काट दूं इसको, देखो ये कितने से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये कितने से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। इसको मैं इससे काट दूं, कितनी बार कट जाएगा, 25 से कट जाएगा। तो अब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 5 को गुणा करना है किससे, 25 से, तो कितना उत्तर आ जाएगा हमारा, 125 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 125। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे सोल्व करने होते हैं प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो आपके सामने अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट जरूर लोगे, ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न ये कहना चाहता है, देखो प्रश्न नंबर 90 है, ये कहना चाहता है जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, मतलब जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिल रहे हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मतलब कि दो व्यक्ति हैं, ये एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, जो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये कथन किसका है, तो अब ये कथन किसका है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। कि दो व्यक्ति हैं, ये मान लो ये दोनों व्यक्ति हैं और ये आपस में मिले, मतलब एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात किसने बताई थी, ये बताना है आपको। नहीं, इसमें क्या है कि कथन जो है ना, सत्य है क्या, सत्य देखना चाहती हूँ, मतलब कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो निश्चित तौर पर जैसे कि मैं आपसे मिला और आप मेरे से मिले, तो मेरी बातों को आप सीखोगे और आपकी बातों को मैं सीखूंगा। तो बताओ एक दूसरे को हम प्रभावित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और ये प्रभावित कर रहे हैं, यही तो क्या है, सामाजिक समूह है। आप मेरे से जो सीखोगे अपने जीवन में अप्लाई करोगे और मैं जो आपसे सीख रहा हूँ वो आप अप्लाई करोगे। तो इसका क्या है, ये सत्य कथन है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखो क्या कहना चाहता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये कहना चाहता है आपसे कि विद्यालय से पलायन करने वाले बालकों के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। मतलब एक बालक है जो विद्यालय से रोज भाग जाता है, आधी छुट्टी होती है भाग जाता है विद्यालय से, मतलब एक बालक है जो विद्यालय से क्या कर रहा है, रोज भाग रहा है, तो उस बालक के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी, तो उनके लिए रहेगी साथियों ध्यान देना, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका केस स्टडी विधि। ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। केस स्टडी विधि जो होती है ना, इसमें उस बालक के कारणों को जाना जाता है पहले, कि ये प्लान क्यों कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। अगले प्रश्न आपके सामने पेश है, देखो प्रश्न नंबर 11 है, ये पेश हो चुका है आपके सामने। कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए, कक्षा कक्ष का जो संप्रेषण है ना होना चाहिए कैसा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब से ध्यान देना मनोविज्ञान आया ना, जब से मनोविज्ञान आया है तो उसने शिक्षा को क्या बना दिया है, बाल केंद्रित बना दिया है। जब भी आपको मतलब मनोविज्ञान में बाल केंद्रित वाला ऑप्शन मिलता है ना, और ये कक्षा कक्ष में संप्रेषण या पढ़ाने ऐसी कुछ बात हो, तो आपको छात्र केंद्रित ही लगाना है। अगले आज का लास्ट प्रश्न है साथियों आपके सामने, यह प्रश्न आ चुका है 12वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, इसका सभी उत्तर दे देना मेरे को जल्दी से। प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। मतलब प्राथमिक स्तर का मतलब होता है साथियों जो बालक 1 से 5वीं तक पढ़ रहा है, पर मूल्यों की शिक्षा, मूल्यों की मतलब उसके गुण जो है ना, गुण की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो जल्दी से बता दीजिए मुझे इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर 3, अध्यापक के व्यवहार के मूल्य स्थापन। ये जो विधि है ना, ये सर्वोत्तम विधि है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो साथियों आज के ये हमारे थे 12 प्रश्न। में पूरी उम्मीद है मुझे आपको पसंद आए होंगे। इनमें से नए प्रश्न थे, ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, आप देख लेना सारी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की होगी अब तक, लेकिन ऐसे प्रश्न आपने नहीं देखे होंगे कभी। तो साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करोगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ध्यान देना अपने मित्रों के साथ, जो भी आपके मित्र हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ क्या करोगे, आप शेयर जरूर करोगे। साथियों मैं आपके साथ बहुत ही मेहनत कर रहा हूं, तो आप निश्चित तौर पर इस चैनल को शेयर करेंगे
और आप पढ़ते रहो और आपको बहुत अच्छा खासा लंबा समय मिल चुका है। ध्यान देना, ये वैकेंसी जो है ना 2021 तक क्लियर होगी साथियों। इस बार मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको 2021 तक क्लियर होगी। तो आप मान के चलो आपके लिए क्या है, गोल्डन चांस है साथियों। ध्यान देना, गोल्डन चांस है, ये गोल्डन चांस आपके हाथ से निकलना ना चाहिए। आप बहुत मतलब अच्छी सी तैयारी करो और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो और मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपके कितने परसेंट सही हुए। बहुत से बच्चे क्या है कि टेस्ट सीरीज को देख तो लेते लेकिन मेरे को रिप्लाई नहीं देते वापस कि हमारे इतने परसेंट सही हुए। जैसे कि 12 में से आपके 11% सही होते हैं, तो ऐसे लिखकर मेरे को बताओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो।